हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी के इस लाइव यूट्यूब चैनल के अंदर। आरएनसीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विथ लाइव क्लासेस आप लोगों के सामने लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया जोरदार क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अभी आपका यूके स्टाफ नर्स का एग्जाम होने वाला है। अपकमिंग ईएसआईसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सीजन शुरू किया है उससे रिलेटेड हम चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फटाफट से जो भी यहाँ हमें लोग देख पा रहे हैं चैनल को शेयर कर दीजिए, फटाफट से चैनल को शेयर कर देना है और लाइव हमारे साथ में बने रहना है ताकि यूके स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होने वाला है मोस्टली उसी को यहाँ पे हम क्या रखे हुए हैं, वहां पे फोकस करके क्वेश्चंस का सीजन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। जो लोग फटाफट से यहाँ पे लाइव देख रहे हैं उनको क्या करना है, यहाँ पे इस चैनल को शेयर कर देना है फटाफट से ताकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे बने रहें। चलिए 2 मिनट का टाइम लूंगा मैं आप लोगों का। चलिए तो यहाँ पे फटाफट से जो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस का आंसर पुट करना है। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर पुट करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कम्स इन इंडिया विच ईयर। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो फटाफट से हमारे साथ में जुड़ जाना है ना। जो लोग चैनल को देख पा रहे हैं फटाफट से चैनल को शेयर कर देना है ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, है ना। चलिए फटाफट से जो लोग देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे। जो लोग देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का सीजन। फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का सीजन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कम्स इन इंडिया विच ईयर। ये जो एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है ये इंडिया के अंदर कब से शुरू हुआ और कब आया था। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1985, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा ऑप्शन है आपका 1978 और फोर्थ वन ऑप्शन है आपका 1995। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं ही आपको बता देता हूं क्या है। जो एक्सपांडेड प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन का वो कब हुआ था, वो 1978 के अंदर आया था। और उसके बाद में सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके सामने वो है आपका 1985, जिसके अंदर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1985 के अंदर शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जो सारे ऑप्शंस होते हैं उससे भी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी साथ साथ में लेके चलना है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे 1985, उसमें क्या हुआ था, उसके अंदर था
कि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो वहां पे शुरू हुआ था। जबकि अगर एक्सपांडेड प्रोग्राम की बात करें तो वो कब शुरू हुआ था? 1978 के अंदर। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर सही क्या है? जो एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो कब शुरू हुआ? 1978 के अंदर शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो लोग हमें लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर पुट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर पुट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज आल्सो नोन एज, फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज आल्सो नोन एज। जो लोग लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर पुट करेंगे। फादर ऑफ vaccination is also known as, father of vaccination is also known as। पहला ऑप्शन आपके सामने है एडवर्ड जेनर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है लुइस पास्चर, फोर्थ वन ऑप्शन आपके सामने है ल्यूवेनहॉक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, डी सियाग जी बता रहे हैं ए आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप लोगों को यहाँ 2-3 क्वेश्चन के आंसर मैंने क्या है ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या है? एडवर्ड जेनर। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहा गया है? एडवर्ड जेनर को ही कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था? पहला वैक्सीन बनाया था। क्या किया था? पहला वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ था इन्होंने ही बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या आंसर सही रहेगा? एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का जो है यहाँ पे संबंध किस चीज से है? फटाफट से आंसर पुट करिएगा। रॉबर्ट कोच किस चीज से मतलब अपना जो संबंध रखते हैं? तो रॉबर्ट कोच रखते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, है ना। इन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, उनका क्या किया था? उनको डिस्कवर किया था इन्होंने, रॉबर्ट कोच ने। इसलिए ट्यूबरकुलोसिस से संबंध कौन रखता है? रॉबर्ट कोच रखते हैं। क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स के अंदर बहुत बार, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं लुइस पास्चर के बारे में। तो लुइस पास्चर क्या थे? तो लुइस पास्चर क्या थे? इन्होंने पास्चुराइजेशन का जो सिद्धांत था, पास्चुराइजेशन का जो प्रोसेस था वो इन्होंने दिया था लुइस पास्चर ने। ठीक है, तो इसलिए आपका लुइस पास्चर का भी चीजों में ध्यान रखना है कि कहां कहां इसको देखा जाएगा। उसके बाद में है ल्यूवेनहॉक। जो ल्यूवेनहॉक थे वो भी बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के बीच में कुछ संबंध स्थापित किए थे, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो है क्वेश्चन, उसका जो है सही क्या रहेगा? फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज आल्सो नोन एज, दैट इज एडवर्ड जेनर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से मेरे को बता देना है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन हो गए? एडवर्ड जेनर। उसके बाद में ये देखिए आपका सही आंसर पुट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस इन वर्ल्ड अगेंस्ट विच डिजीज। कौन सी डिजीज के खिलाफ पहली वैक्सीन बनाई गई थी, है ना? कौन सी डिजीज के खिलाफ पहली वैक्सीन बनाई गई थी? फटाफट से आंसर पुट करना है आप लोगों को, फटाफट से आंसर पुट करना है। जो लोग हमें लाइव देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस इन वर्ल्ड अगेंस्ट विच डिजीज, कौन सी डिजीज के खिलाफ पहली वैक्सीन बनाई गई थी? तो वो कौन सा था? स्मॉल पॉक्स। मैंने अभी आप लोगों को बताया जो स्मॉल पॉक्स है उसके खिलाफ क्या हुआ? पहली वैक्सीन बनाई गई थी। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। इसलिए उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया फादर ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, चलिए और चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अर्चना बता रहे हैं बी, वेरी गुड, सही क्वेश्चन है आपका, है ना। क्या है? फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस इन वर्ल्ड अगेंस्ट विच डिजीज, दैट इज स्मॉल पॉक्स के खिलाफ बनाई गई थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका स्मॉल पॉक्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फटाफट से। वेरियोला इज द अदर नेम ऑफ, आप लोगों को यहाँ पे बताना है वेरियोला इज द अदर नेम ऑफ, वेरियोला और किस डिजीज को कहा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टेट लेवल में पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, है ना। इसी टाइप के वेरियोला इज द अदर नेम ऑफ, वेरियोला और किस चीज का नाम होता है और किस डिजीज का नाम होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे, है ना। वेरियोला चिकन पॉक्स को नहीं बोला जाता है। और कोई फटाफट से बता दीजिए। सबसे पहले तो आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, है ना। बहुत ही बढ़िया जानकारी आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, है ना। डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली का क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे इस लाइव यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिलेगा। तो फटाफट से क्या करना है, अपने को इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर देना है। अपना स्टेटस बना के यूट्यूब चैनल को शेयर कर देना है, ताकि बहुत सारे लोगों तक क्या पहुंच पाए, हमारा ये आरएनसीसी का
जो यूट्यूब चैनल का जो है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन है फटाफट से पहुंच पाए। आंसर पुट करिएगा फटाफट से। वेरियोला इज द अदर नेम ऑफ, क्वेश्चन पूछा जाएगा यूके स्टाफ नर्स एग्जाम्स और ईएसआईसी जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन। फटाफट से यहाँ पे आंसर पुट करना है। वेरियोला इज द अदर नेम ऑफ, किस चीज का अदर नेम होता है वेरियोला, तो वो किस चीज का होगा यहाँ पे बता रहे हैं, डी सियाग जी बता रहे हैं बी स्मॉल पॉक्स। और कोई फटाफट से बता दीजिए। वेरियोला इज द अदर नेम ऑफ, तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या, बी आंसर बता रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बी को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो स्मॉल पॉक्स को वेरियोला बोला जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका क्या है, वेरियोला इज द अदर नेम ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्स के पर्पज से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। जो अपना इम्यूनाइजेशन होता है ना, जो अपना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन होता है वो किस टाइप का इम्यूनिटी देगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हम लोगों को बताएंगे कि इम्यूनाइजेशन है वो किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनाइजेशन किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। इम्यूनाइजेशन किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, गौरव बता रहे हैं बी, है ना। इम्यूनाइजेशन कैसा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, गौरव क्या बता रहे हैं, बी आंसर बता रहे हैं। और कोई फटाफट से बता दीजिए। जो लोग देख पा रहे हैं, मैंने आप लोगों को बोला है लाइव यूट्यूब चैनल को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच पाए, है ना। अपने आरएनसीसी के इस लाइव प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीजन हम लोग लेके आए हैं, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए इसको ताकि बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। यूके स्टाफ नर्स के लिए स्पेशल है, यूके स्टाफ नर्स एग्जाम जो 7 मार्च को होने वाला है उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं हम। चलिए, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, तो पहला है इनेट, दूसरा है एक्टिव, तीसरा है पैसिव और फोर्थ वन इज द एक्वायर्ड। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो इम्यूनाइजेशन होता है वो कैसा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब अपन इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, है ना, तो वो कैसा होता है, वो वैसे अपन जब करवाते हैं तो क्या है, वो मोस्टली अपन बचपन में ही करवाते हैं, तो क्या होता है वो अपने को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है ना। तो ऐसी चीजें जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है वो किस में आएगी, एक्टिव में आएगी। चाहे वो अगर एक्टिव का भी अगर अपन डिवाइडेशन करें तो किस में आता है, एक्टिव आर्टिफिशियल में आएगा, है ना, एक्टिव आर्टिफिशियल में आएगा। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन है वो एक्टिव आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल होता है। कैसी इम्यूनिटी देता है, आपका सही आंसर है बी, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी देता है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एक्टिव, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इम्यूनाइजेशन एक्टिव इम्यूनिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस वाया ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर होता है मदर टू फीटस, फटाफट से आंसर पुट करिएगा, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस वाया ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कौन से टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर होता है, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस वाया ब्रेस्ट मिल्क पूछा है। गौरव बता रहे हैं आईजीजी, है ना, क्या होगा यहाँ पे, और कोई फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा। ब्रेस्ट मिल्क के बारे में पूछा है ना। जो गौरव आईजीजी बता रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो आईजीजी जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है ना, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है। वो आपका किस टाइप का इम्यूनिटी रहेगा, पहले तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताइए। जो आईजीजी जो होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो वो किस टाइप का इम्यूनिटी रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर ये और क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग से मैं बना के बता रहा हूं, तो बताएंगे
जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है फीटस के अंदर, वो किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। काकुल बता रहे हैं इनेट इम्यूनिटी, बिल्कुल इनेट ठीक है, लेकिन एक और इसका अगर मैं डिवाइडेशन पूछूं आप लोगों से तो किस टाइप का रहेगा, वो रहेगा आपका पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, है ना। क्या रहेगा, आईजीजी जो होता है वो मदर टू फीटस ट्रांसफर होता है, किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव नेचुरल टाइप का। पैसिव नेचुरल, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू काम हो रहा है और पैसिवली हो रहा है, इसलिए पैसिव नेचुरल क्या होगा वहां पे, सही आंसर आपका जाएगा। चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस वाया ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे कौन बताएगा, फटाफट से आंसर पुट करिए। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो जाएगा वो कौन सा जाएगा सब बता रहे हैं IgA, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर सही जाएगा आपका, सेलेक्ट कर देते हैं IgA को, तो देखते हैं क्या है आपका आंसर। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोगों का, विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस वाया ब्रेस्ट, दैट इज IgA। दूसरा अपन ने बात किया था IgG के बारे में, जो क्या होता है, पैसिव नेचुरल टाइप का, वो होता है IgG, जो मदर टू फीटस ट्रांसफर होता है। कब ट्रांसफर होता है, 12th वीक में, है ना। 3 महीने पे ट्रांसफर होने का प्रोसेस जो होता है इसका IgG का होता है ना। 12th वीक में जब प्लेसेंटा फॉर्म होता है उसी टाइम क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद में IgD और IgE अलग टाइप के अपने क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। चलो ये क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा पुट हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, सॉरी। तो फटाफट से आंसर पुट करिएगा, वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर मदर टू फीटस और प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। क्या आंसर सही रहेगा यहाँ पे, पहला है पैसिव एक्वायर्ड, दूसरा है इनेट, तीसरा है सेल्यूलर इम्यूनिटी और फोर्थ वन है हुमोरल इम्यूनिटी। फटाफट से आंसर पुट करिएगा, जो लोग हमें लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर पुट करिएगा। मदर टू फीटस क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर हो रहे हैं, किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। यहां पे आपको यहां ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा गया है पीजीआई के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीआई के अंदर, बिल्कुल आपको क्या सेलेक्ट करना रहेगा, बहुत बड़ा आपके सामने क्या है, यहाँ पे एक टास्क आ चुका है कि हमें यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करना रहेगा। गौरव यहाँ पे एकदम सही जा रहे हैं, है ना। क्या है, वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर मदर टू फीटस प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पीजीआई ने पूछा है, जो पिछला पीजीआई का एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर उसने पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो उसने किस तरीके से पूछा है, पहला ऑप्शन आपके सामने है पैसिव एक्वायर्ड, बिल्कुल ये पैसिव एक्वायर्ड टाइप का है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं कर सकते क्योंकि इसके पिताजी यहाँ पे हैं। कौन है इसके पिताजी, इनेट, बी ऑप्शन के अंदर आप देख पा रहे हैं। जो इनेट टाइप का अगर इम्यूनिटी होता है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करना होता है कि दो ऑप्शन में से किसको अपने को प्रायोरिटी देना रहेगा, क्योंकि अपने को पता है इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये किस टाइप का होता है, मतलब इनेट होती है, जन्मजात चीजें होती है। लेकिन उसके बाद में यहाँ दूसरा ऑप्शन भी सही मान सकते हैं, जैसे कि पैसिव एक्वायर्ड दिया गया है, वो भी सही है। लेकिन बाप और बेटे में से जब वहां पे बाप प्रेजेंट होता है तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, बाप को दी जाती है, पिताजी को दी जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या सही आंसर पुट होगा आपका, इनेट यहाँ पे सही आंसर पुट होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, इनेट यहाँ पे पुट होगा बिल्कुल। सेल्यूलर और हुमोरल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पहले दो ऑप्शन थे उन्हीं के अंदर से अपने को खेल करना था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या चला जाएगा, इनेट, है ना। इनेट आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
आपको यहाँ पे इनेट सही करना है, यहाँ पे इनेट आंसर सही करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस स्पेल्ड है, इसको सही कर देना है। इनेट आंसर आपका यहाँ पे सही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a patient admitted in the hospital and a doctor prescribed intravenous immunoglobulin, क्या किया है डॉक्टर ने? इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रेस्क्राइब किया है। प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जा रहे हैं कैसे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं? फटाफट से आंसर पुट करिएगा। जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए जो इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है अभी, है ना, उसके लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पे किए हैं वो किस टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा और वो कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा? फटाफट से आंसर पुट करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। पिछला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मिस स्पेल था, उसको हम करेक्ट कर देते हैं। जो मैंने आपको इनेट बताया वही सही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन ए पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया है इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, वो किस टाइप का इम्यूनिटी देगा? क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पे काकुल बता रहे हैं पैसिव आर्टिफिशियल। और कोई फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए क्या है रहेगा। बी बता रहे हैं पैसिव आर्टिफिशियल। बिल्कुल इसको लॉक कर दिया जाए क्या? चलिए बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, तो आप क्या सही करोगे? बिल्कुल पैसिव आर्टिफिशियल होता है क्योंकि आप क्या करेंगे क्या होता है जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब, मतलब जो रेडीमेड एंटीबॉडी जो होती है, जो रेडीमेड एंटीबॉडी होगी वो किसके अंदर आएगी? वो पैसिव आर्टिफिशियल के अंदर आएगी, है ना। पैसिव आर्टिफिशियल के अंदर क्या आएगा? रेडीमेड एंटीबॉडी आएगी। सारे इम्यूनोग्लोबुलिन जो रेडीमेड प्रिपेयर किए गए हैं और शॉर्ट टर्म के लिए अपन देते हैं किसी डिजीज कंडीशन को ठीक करने के लिए, वो किसके अंदर आएगा? पैसिव आर्टिफिशियल के अंदर आएगा, ठीक है। ये चीजें और एंटी सीरम, एंटीसिरा, स्नेक विनोम, ये सारे किसके अंदर आएंगे? ये भी सारे के सारे पैसिव आर्टिफिशियल के अंदर ही आएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। पोलियो वैक्सीन स्टोर्ड एट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री पे स्टोर किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि क्या क्वेश्चन है? पोलियो वैक्सीन स्टोर्ड एट, पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आना चाहिए। पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री पे? हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। क्या है? -20 डिग्री। अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। आप लोगों का एक नया कर्तव्य यहाँ पे मैं बनवा रहा हूँ। फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूअर्स होंगे तो अपने को क्या होगा, चीजों को क्या है सही तरीके से लेके चलने में फायदा रहेगा। फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए, अपना स्टेटस बना लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठा पाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन जो हमने शुरू किया है यहाँ पे RNCC के लाइव टेस्ट सीरीज, जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, नॉर सेट से लेके अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि इस YouTube चैनल का फायदा बहुत सारे लोगों को मिल पाए। चलिए यहाँ पे आगे हैं। पोलियो वैक्सीन स्टोर्ड एट, पोलियो वैक्सीन को कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पुट करिए। बिल्कुल 3-4 लोगों के कमेंट आए हैं कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही बात है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक और वैक्सीन होता है, उसको स्टोर करते हैं। फटाफट से आंसर पुट करिएगा उसका, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक और वैक्सीन होता है, उसको स्टोर किया जाता है।
फटाफट से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बिल्कुल अर्चना सही बता रहे हैं, है ना। मीजल्स को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही आंसर है आपका। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन who have undergone splenectomy should receive, जिस बच्चे का स्प्लीनेक्टमी हुआ है उसको कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा? जिस बच्चे का स्प्लीनेक्टमी हुआ है उस बच्चे को कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा? गौरव, बीसीजी जो होता है वो आपका 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। बीसीजी बहुत सारे वैक्सीन जिनको क्या 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। चिल्ड्रन who have undergone splenectomy should receive, जिस बच्चे का स्प्लीनेक्टमी हुआ है, स्प्लीन को रिमूव कर दिया गया है, उसको कौन सा वैक्सीन लगेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पीजीआई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि जिस बच्चे का स्प्लीनेक्टमी हुआ है उस बच्चे को कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा। पीजीआई लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके स्टेट लेवल के अंदर भी क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन सीधे सीधे गाइड से उठा के आपके एग्जाम्स के अंदर पुट कर दिए जाते हैं, चाहे भले कहीं से आए हुए हो। इसलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा? चिल्ड्रन who have undergone splenectomy should receive, ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस वैक्सीन नहीं, दूसरा न्यूमोकोकल वैक्सीन, तीसरा बीसीजी वैक्सीन, फोर्थ वन इज द येलो फीवर वैक्सीन। आप सभी का आंसर क्या रहेगा? फटाफट से आंसर पुट कर दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग यहाँ पे इस चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का जिम्मा उठाएं। फटाफट से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने का जिम्मा उठाएं, चैनल को शेयर करने का जिम्मा उठाएं। आप लोगों के लिए आरएनसीसी बहुत ही बढ़िया सीजन लेके आने वाला है। पर डे के 20 से 25 क्वेश्चंस आपको लाइव डिस्कस किए जाएंगे। फटाफट से यहाँ पे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को शेयर कर देना है, लिंक को शेयर कर देना है। चलो क्वेश्चन क्या था? चिल्ड्रन who have undergone splenectomy should receive, है ना। जिस बच्चे का स्प्लीनेक्टमी हुआ है उस बच्चे को कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा? आप सभी के आंसर आ रहे हैं कि न्यूमोकोकल वैक्सीन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे उस बच्चे को न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अपना जो स्प्लीन होता है वो क्या है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, अपनी इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करता है ना। और वो जब लिम्फेटिक ऑर्गन जब रिमूव हो जाएगा तो बच्चे के अंदर न्यूमोकोकस जो होता है उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या करेंगे, अपन न्यूमोकोकल का वैक्सीन उसको प्रोफाइलैक्टिकली दे देते हैं। क्या करते हैं, न्यूमोकोकल का वैक्सीन जो होता है उसको प्रोफाइलैक्टिकली दे देते हैं बच्चे को, है ना, जिस बच्चे के अंदर स्प्लीनेक्टमी अपन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लोग हमें बताएंगे जो स्प्लीन होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, स्प्लीन को और किस नाम से जाना जाता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आना चाहिए। किस नाम से जाना जाता है? ऐसे इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। यूके स्टाफ नर्स, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, किस नाम से जाने जाएंगे? ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। आरबीसी जहां पे डिस्ट्रॉय होती है, जो स्प्लीन का एंडोथेलियल जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओल्ड आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होती है? स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब हिमोलाइसिस की कंडीशन रहती है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन का मामला रहता है, तो स्प्लीन क्या हो जाएगा, स्प्लीन साइज में बढ़ जाएगा, स्प्लीनेक्टम मतलब स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा। स्प्लीनोमेगेली का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि वहां पे क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगेली, दैट इज क्या होता है, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाना। किन किन कंडीशंस के अंदर? बहुत सारी कंडीशन के अंदर। ल्यूकीमिया की कंडीशंस हो सकती है ना, जहां आरबीसी का हिमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में हो सकता है ना। तो स्प्लीन से रिलेटेड भी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो ये था आपका क्वेश्चन। क्या है आपका राइट आंसर? क्या है? न्यूमोकोकल वैक्सीन। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इनटू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्स के पर्पज से। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब से शुरू किया गया था?
फटाफट से आंसर पुट करिएगा यहाँ पे। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया? फटाफट से आंसर पुट करना है आप लोगों को। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इनटू, कब शुरू किया गया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? फटाफट से आंसर पुट करना है। फटाफट से जो लोग देख पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं, आंसर पुट करना है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में कि कब शुरू किया गया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फटाफट से आंसर पुट करना है। गौरव बता रहे हैं डी, और कोई फटाफट से बताइए। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, सोनिका बता रहे हैं 1985। चलिए देखते हैं क्या है। आप 1985 बता रहे हैं, देख लेते हैं आपका आंसर क्या है। तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है वो पहले जो जिस नाम से बनाया गया था वो 1974 के अंदर शुरू किया गया। उसके बाद में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वो आपका कब शुरू किया गया? 1985 के अंदर शुरू किया गया था। एक ग्लोबल नाम से चला गया था, वो 1974 के अंदर था, लेकिन 1985 के अंदर क्या शुरू किया गया? आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है ना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया? वो किया गया था 1985 के अंदर। आपका नेक्स्ट ही क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, बिल्कुल आने लायक है। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा गया है इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर। कौन से ईयर के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था? वो उसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? वो आपका रहेगा 1985। ठीक है, ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, 1985 रहेगा। इसको सबमिट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पुट करिएगा फटाफट से। एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पुट करिएगा आंसर फटाफट से। क्या है? फटाफट से आंसर पुट करिएगा। एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंक्लूड ऑल वैक्सीन। सारे वैक्सीन एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर थे, एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के था? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आना चाहिए। एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट। अर्चना बता रहे हैं एमएमआर, और कोई फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पुट करिएगा। एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट एमएमआर का ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं। और कोई फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पुट करिएगा। रोहित आंसू बता रहे हैं ए डीपीटी। अच्छा चलिए और बताइए फटाफट से। एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सारे वैक्सीन एक्सपांडेड प्रोग्राम्स के अंदर थे, तो किसको छोड़ा हुआ है? एमएमआर के ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से क्या राइट आंसर रहेगा। तो आप लोगों ने एमएमआर सेलेक्ट किया है, सबमिट करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोगों का। एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंक्लूड ऑल वैक्सीन, तो एक को छोड़ के, एक्सेप्ट एमएमआर को छोड़ के बाकी सारे जो वैक्सीन है, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी, ये सारे कहाँ थे? ये आपके एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर इंक्लूड थे। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। जो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस था वो वहां पे रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन कौन से सन में देखा गया था और कहां देखा गया था?
ये आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन है कि द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। कब देखा गया था लास्ट केस किसका? स्मॉल पॉक्स का। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पुट करिएगा। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, कब देखा गया था? 1977, 1978 या 1979 या 1982? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पुट करिएगा। मैंने आप लोगों को बोला है जल्दी से जल्दी क्या करना है, लिंक को शेयर कर देना है ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज से जुड़ पाए, है ना। तो क्या रहेगा यहाँ पे? लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, कब देखा गया था स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस? रोहितास बता रहे हैं बांग्लादेश में। तो यहाँ पे जो होता है लास्ट केस कब देखा गया था? सोमालिया के अंदर देखा गया था। और कौन से सन में देखा गया था? आप सभी लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? लगभग लोगों के जो आंसर आ रहे हैं वो बी आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सेलेक्ट करके कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो लास्ट केस मैंने आप लोगों को बताया वो कहाँ था? सोमालिया के अंदर देखा गया था। सोमालिया देश है, वहां पे 1977 के अंदर देखा गया था। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स कहाँ रिपोर्ट किया गया था? 1977 के अंदर देखा गया था, सोमालिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैक्सीन स्टोर इन फ्रीजर कंपार्टमेंट आर, है ना। फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से वैक्सीन अपने को रखने होते हैं, स्टोर करने होते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फटाफट से आंसर पुट करिएगा, फटाफट से आंसर पुट करिएगा। क्या है? वैक्सीन स्टोर इन फ्रीजर कंपार्टमेंट आर, फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से वैक्सीन रखे जाएंगे? फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से वैक्सीन रखे जाएंगे? पहला यहाँ पे आपका ऑप्शन है पोलियो एंड मीजल्स। दूसरा आपका ऑप्शन है पोलियो एंड टिटनस टॉक्सॉइड। तीसरा आपका ऑप्शन है मीजल्स एंड डीपीटी। और फोर्थ वन इज द बीसीजी, पोलियो और मीजल्स। तो फटाफट से बता दीजिए कौन कौन सा वैक्सीन यहाँ पे रहेगा, ए बी सी डी। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे वैक्सीन स्टोर इन फ्रीजर कंपार्टमेंट, फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर कौन सा वैक्सीन स्टोर किया जाएगा? जो लोग लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर पुट करेंगे। फटाफट से आंसर पुट करेंगे। वैक्सीन स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट आर, फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर कौन सा वैक्सीन स्टोर किया जाएगा? जो लोग लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर पुट करेंगे। तो कौन कौन से होगा? तो देखते हैं आप लोग सभी लोगों का आंसर लगभग आ रहा है पोलियो एंड मीजल्स। तो देखते हैं इसको, पोलियो एंड मीजल्स को सही करके। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोगों का। क्या है? वैक्सीन जो किसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में जिनको स्टोर किया जाता है वो दो ही वैक्सीन होते हैं, वो होता है पोलियो एंड मीजल्स। क्योंकि उनको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करना होता है? स्टोर करना होता है। ठीक है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना होता है। बाकी जो वैक्सीन होते हैं उनको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। बाकी जो वैक्सीन होते हैं उनको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डाइल्यूएंट यूज फॉर बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज किया जाता है? बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। डाइल्यूएंट यूज्ड इन बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज में लिया जाएगा? बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज में लिया जाएगा? फटाफट से आंसर पुट करिएगा। डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन इज, रोहितासु बता रहे हैं ए, काकुल बता रहे हैं एनएस, और कोई? फटाफट से आंसर पुट करिएगा। डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन इज, जो लोग लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर पुट करेंगे। फटाफट से, और कौन कौन देख पा रहे हैं फटाफट से आंसर पुट करेंगे।
तो यहाँ पे आंसर आपका क्या सही जाएगा, डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन इज दैट इज नॉर्मल सलाइन। क्या रहेगा, नॉर्मल सलाइन आपका सही आंसर रहेगा, है ना। बीसीजी के लिए कौन सा होता है, बीसीजी जो होता है उसके लिए कौन सा रहेगा, वहां पे नॉर्मल सलाइन रहेगा, ठीक है। एनएस जो होता है नॉर्मल सलाइन को वहां पे यूज किया जाता है। दूसरा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे, जो मीजल्स जो होता है उसके लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज में लिया जाता है। जो मीजल्स वैक्सीन को जब अपन डाइल्यूट करते हैं तब कौन सा डाइल्यूएंट यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर, मीजल्स जो वैक्सीन होता है उसके लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज में लिया जाएगा। मीजल्स वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज में लिया जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे हमें। मीजल्स के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज में लिया जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे। मीजल्स के लिए कौन सा होता है, स्टाइल वाटर, बिल्कुल सही बता रहे हैं गौरव, है ना। डिस्टिल वाटर या फिर स्टाइल वाटर जो होता है वो किसके लिए यूज में लिया जाएगा, मीजल्स के लिए यूज में लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीन स्कार गेट फॉर्म्ड इन। क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, बिल्कुल आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अंदर, ईएसआईसी के एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनका प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका जो बीसीजी है, आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीनेशन स्कार गेट्स फॉर्म्ड इन, है ना। बीसीजी वैक्सीन, आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीन स्कार गेट्स फॉर्म्ड इन। जो बीसीजी वैक्सीन देने के बाद में कितने दिन, कितने मंथ्स के बाद में स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है ना। कितने दिन और कितने मंथ्स के बाद में स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। रोहित आसु बता रहे हैं डी, सोनिका बता रहे हैं डी, और बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए। अर्चना बता रहे हैं डी, और कोई फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आने चाहिए। आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीनेशन स्कार गेट्स फॉर्म्ड इन, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो स्कार फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो 1 to 6 वीक में शुरू हो जाएगा, है ना। 1 वीक से लेके 6 वीक के बीच में वो स्कार क्या होगा, पहले अल्सर बनेगा, अल्सर के बाद में धीरे धीरे क्या होगा, हील होगा, हील होने के बाद में लगभग 2 महीने में जाते जाते क्या हो जाएगा, वो स्कार छोड़ जाएगा, ठीक है। तो बीसीजी का वैक्सीन वहां पे ब्लिस्टर बना के 2 महीने में क्या करेगा, उसको मतलब 2 महीने के अंदर क्या कर जाएगा, वो वहां पे स्कार को छोड़ चला जाएगा, है ना। तो बीसीजी वैक्सीन करने के बाद में 1 to 6 वीक के प्रोसेस में तो ब्लिस्टर बनना, वो सब होना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जब 2 महीने हो जाते हैं तो वहां पे ब्लिस्टर मतलब क्या होगा, मतलब सुखा के क्या हो जाएगा, वहां पे स्कार फॉर्म्ड हो जाएगा। तो 2 महीने यहाँ पे क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When was the first round of pulse polio immunization started? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए, ईएसआईसी के एग्जाम्स के लिए। When was the first round of pulse polio immunization started? है ना, इम्यूनाइजेशन का जो पहला राउंड था वो कब स्टार्ट किया गया था। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे इस चीज का। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आना चाहिए। When was the first round of pulse polio immunization started? कब शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन आपके सामने दिसंबर 1999, दिसंबर 1995, तीसरा ऑप्शन जनवरी 1994, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने नवंबर 1996। फटाफट से आंसर पुट करिएगा जो लाइव देख पा रहे हैं। क्या होगा, When was the first round of pulse polio immunization was started? पहला जो राउंड था वो कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे काकुल बता रहे हैं दिसंबर 1995, और कौन बता रहे हैं, रजनी बता रहे हैं बी, दिसंबर 1995। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा आप सभी लोगों का, फटाफट से जो लोग लाइव देख पा रहे हैं फटाफट से पुट करिए आंसर अपना। सभी लोगों को करना जरूरी होता है, भरोसे नहीं बैठे रहना है।
अगर आप लोग आंसर पुट करोगे तो यहाँ मैं किसी को सजा नहीं देने वाला हूं, है ना। तो यहाँ पे फटाफट से आंसर पुट कर देना है, जैसा आपके दिमाग में सोचा है, जैसा आ रहा है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर भी तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके दिमाग में आंसर होता है आप बिल्कुल उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अभी सभी लोगों का आंसर आ रहा है दिसंबर 1995, देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोगों का। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड, कब स्टार्ट किया गया था? वो था आपका दिसंबर 1995 के अंदर शुरू किया गया था। बिल्कुल फर्स्ट राउंड पल्स पोलियो का दिसंबर 1995 के अंदर शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। जो यूज मतलब आपने क्या किया, बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट कर लिया है लेकिन यूज नहीं हुआ है, उसको कितने घंटे बाद में डिस्कार्ड कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी एट द एंड ऑफ द डे। फटाफट से बताइए, अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन जो होता है शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर, कितने घंटे बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है 6 आवर्स। बिल्कुल बहुत सारी जगह इसका रेंज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा? अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर क्या है वो यहाँ पे पुट करना रहेगा। तो 2, 4, 6 और एंड ऑफ द डे ये आपके लिए है। तो क्या रहेगा आपका? अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। तो कितने घंटे में? रजनीपाल बता रहे हैं 4 आवर्स। देख लेते हैं कि आप लोगों के जो आंसर है कितने सही है ना। तो यहाँ पे अपन पुट करते हैं 4 आवर्स। तो यहाँ पे क्या रहता है, अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो मोस्टली कितने में? आपका 4 to 6 आवर्स के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर, है ना, 4 to 6 आवर्स का जो रहेगा टाइम उसके अंदर होगा। तो यहाँ पे जो आपका रहेगा, क्या आंसर सही रहेगा? 6 आवर्स। जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जब आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रखी होती है तब आपको क्या करना रहेगा, जो वैल्यू एक रेंज के अंदर जो दे रखी है उस रेंज के अंदर उसको सेलेक्ट करना रहता है। तो अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन जो आपका शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर, कितने घंटे बाद में डिस्कार्ड करना है? तो 6 आवर्स यहाँ पे क्या है आपका सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू नियोमाइसिन। विच वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू नियोमाइसिन। मतलब एक बच्चे को नियोमाइसिन से क्या है, दिक्कत है, तो कौन सा वैक्सीन नहीं देना रहेगा, है ना। एक बच्चे को नियोमाइसिन से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाती है, उस बच्चे को कौन सा वैक्सीन नहीं देना रहेगा, है ना, उस बच्चे को कौन सा वैक्सीन नहीं देना रहेगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करेंगे। Which vaccine should not be administered to child with history of anaphylactic reaction to neomycin? जिस बच्चे को नियोमाइसिन से क्या है, दिक्कत है, जिस बच्चे को नियोमाइसिन से क्या है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने का चांस है, उसको कौन सा वैक्सीन नहीं देना रहेगा। फटाफट से आंसर पुट करिएगा। क्या आंसर पुट करते हैं आप? फटाफट से आंसर पुट करिए अपना। Which vaccine should not be administered to child with history of anaphylactic reaction to neomycin? एक नियोमाइसिन की वजह से क्या है, उसको एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, तो इनमें से कौन सा वैक्सीन नहीं देना रहेगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आना चाहिए, फटाफट से पुट करिए आंसर। नियोमाइसिन
की वजह से, एलर्जी होने की वजह से कौन सा वैक्सीन वहां पे नहीं देना रहेगा? रजनी बता रहे हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। और कोई? जिसको जैसा आता है वैसा ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या रहेगा। Which vaccine should not be administered to child with history of anaphylactic reaction to neomycin? तो जितने आंसर आए हैं उसी आंसर से बता देते हैं। इन्होंने बताया है बी, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा देखिए, बिल्कुल सही बात है। किसका? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, है ना, बिल्कुल सही है। विच वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन टू नियोमाइसिन? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ये चीज मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो रहता है ना, जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन रहता है, उस इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के अंदर क्या होगा, उस इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के अंदर नियोमाइसिन क्या होगा, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में वहां पे यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे जब बच्चे को अगर नियोमाइसिन से एलर्जी है, तो नियोमाइसिन से एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होने के चांस है, तो उस बच्चे को अपन क्या करेंगे, वहां पे आईपीवी नहीं लगाएंगे, है ना, तो उसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे नियोमाइसिन अपन क्या कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज कर रहे हैं। किसके अंदर? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के अंदर। तो इसलिए उसको आपको एडमिनिस्टर उस बच्चे को नहीं करना रहेगा जिसको नियोमाइसिन से एलर्जी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चलिए 20 क्वेश्चन हो गए हैं, आज का सीजन अपन यहीं तक रखते हैं, है ना। MMR वैक्सीन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज, है ना। MMR जो वैक्सीन होता है, नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज, कौन से डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे। लास्ट, आज के सीजन का लास्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन शुड नॉट बी, कौन सा है? MMR वैक्सीन जो होता है, MMR वैक्सीन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज, 4 डिजीज आपके सामने दे रखी है, कौन से डिजीज को प्रोटेक्ट नहीं करता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आना चाहिए। MMR वैक्सीन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज, तो फटाफट से बता दीजिए क्या रहेगा। बिल्कुल सीधा सा आंसर है आप सभी लोगों के सामने, क्या है? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, क्या रहेगा वहां पे? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। चलिए आज का सीजन अपन क्या रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सीजन रहा है आज का, है ना। कल और मिलेंगे अपन इसी तरीके के सीजन के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। चलिए, तो RNCC का ये जो लाइव है प्लेटफॉर्म, इसको आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला मामला करना है। फटाफट से ये जो है आपका सीजन यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्ड होने के बाद में आप इसको बहुत बार देख सकते हैं, कंटिन्यू रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा। इसी प्रैक्टिस सीजन को आप बार बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अपन कल करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, है ना। चलिए, थैंक यू। एक और बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं, है ना, जो RNCC है, RNCC यहाँ पे YouTube चैनल के अलावा और RNCC का खुद का जो एप्लीकेशन बना हुआ है, वहां पे भी आप डेली टेस्ट सीरीज जो हमारा चलता है उसी को परचेज कर सकते हैं, डेली टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। उसके साथ में RNCC ने क्या आपको किया है, यहाँ पे RNCC ने लाइव क्लासेज का सीजन भी शुरू किया है। तो आप RNCC का जो एप्लीकेशन है आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके वहां पे आप लाइव क्लासेज, डेली टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ वहां पे आप क्या कर सकते हैं, चीजों को ले सकते हैं, और अपने आने वाले अपकमिंग यूके स्टाफ नर्स का एग्जाम, ESIC का एग्जाम, नॉर्सेट का एग्जाम, सभी को क्या कर सकते हैं, क्रैक करने के लिए अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।